अच्छा देखो, लेक्चर को शुरू करने के पहले कुछ जनरल टर्म्स, जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल बातें एजुकेशन से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, बेसिकली आपके सिलेबस से रिलेटेड है और इन फ्यूचर आपको अपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है, आप कैसे उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग बुक्स एंड सम अदर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड। बेसिकली क्या है, मैंने लेक्चर शुरू किया, चैप्टर शुरू किया, बट शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को कुछ बातें क्लियर नहीं है। कुछ बातों क्लियर ना होने का मतलब ये है कि आपके स्कूल में कुछ चल रहा होगा, आप सेल्फ स्टडी कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस में कर रहे होंगे और हम कुछ और ही पढ़ा रहे होंगे। मीन्स तीनों अगर क्लब किए जाए एक जगह तो हो सकता है कि आपके स्कूल में एक अलग चैप्टर चल रहा हो, हम आपको एक अलग चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप अपना सेल्फ स्टडी कुछ अलग ही चैप्टर की कर रहे हैं। तो इन बातों को एक जगह कंबाइंड कैसे करें, स्ट्रेस को दूर कैसे करना है, हम उन सारी बातों को क्लियर करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो एक चीज समझ लो, जब भी हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो मैं अभी ऐसे मान के चल रहा हूं कि मैं इनिशियल वे में आपको सारी बातें बता रहा हूं, तो जिसको मालूम है वेल एंड गुड, जिसको नहीं मालूम वो एक बार देख ली। देखो बेटा, हम लोग केमिस्ट्री के सबसे पहले 12th बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। 12th बोर्ड में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपके मेंस और नीट मींस इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों एग्जाम में है। अब यहां पर बोर्ड की बुक को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे दो टाइप से, यहां पर एक आपको बना दिया जाता है पार्ट 1 और एक आपको बना दिया जाता है पार्ट 2। पार्ट 1 में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है सॉलिड स्टेट, ध्यान से समझते जाना। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्यूशन, नेक्स्ट आपका आता है थर्मोडायनेमिक, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आपका आता है थर्मोडायनेमिक, नेक्स्ट आपका आता है केमिकल काइनेटिक, नेक्स्ट आपका आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये बेसिकली मैं चैप्टर के नाम लिख रहा हूं, कोई बुक का सीक्वेंस नहीं लिख रहा हूं। पार्ट 1 में ये चैप्टर है, मैं ऐसा बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका आएगा मेटलर्जी, फिर आपको आएगा पी ब्लॉक, फिर आपको आएगा डी एंड एफ ब्लॉक, और फिर आपको आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर किसी के पास पुरानी बुक है, आई मीन पुराने सेशन की, तो फिर उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं था, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं था, इसी साल आया है। और उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम की जगह क्या था, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम की जगह था सरफेस केमिस्ट्री। और अभी ये सरफेस केमिस्ट्री कहां कर दिया, अभी वो 11th में चला गया, तो आपको इससे अभी मतलब नहीं है। अब ये पॉइंट आई। दूसरा केस थर्मोडायनेमिक, सीबीएसई के 11th में, आई मीन एनसीईआरटी के 11th में पार्ट 1 में दिया है, जबकि महाराष्ट्र बोर्ड में ये केमिस्ट्री के 12th के पार्ट 1 में दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी एनसीईआरटी ने पार्ट 1 में ज्वाइन किया है, कब, 11th के, लेकिन यहां पर वो महाराष्ट्र बोर्ड के पार्ट 12th में है। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं, बेसिकली इक्विलिब्रियम दो सब टॉपिक में पढ़ाया जाता है, जिसमें एक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम इधर है और केमिकल इक्विलिब्रियम आपको 11th में डाल दिया गया है। तो ये मैं आपको जस्ट सिलेबस का एक रिव्यू ही दे रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंटों से बात करने में मेरे को पता चला कि अभी आप लोगों को कुछ बातें सिलेबस को लेके डाउट्स में है। तो अभी एक ही समझ लो, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने जो आपको स्टार्टिंग की वो सॉल्यूशन चैप्टर से की, और अगर आपके दिमाग में किसी के भी माइंड में ये कंफ्यूजन है
कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक ही समझ लो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ये वाला चैप्टर मैंने शुरू किया और अभी ये खत्म नहीं हुआ, हम लोग इसको कंटिन्यू अभी करेंगे, लेकिन मेरे को सिलेबस का एक ओवरव्यू आपको बताना है, इसलिए मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जब पार्ट 2 की बात आएगी तो पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। दूसरा आपको आएगा अल्कोहल फिनोल ईथर। नेक्स्ट आपको आएगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आपको आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और इसी को हम लोग अमाइन भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास होगा बायोमोलिक्यूल, नेक्स्ट आपका होगा पॉलीमर्स, और नेक्स्ट होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपके टोटल पार्ट 2 में चैप्टर है, और पार्ट 2 में जितने भी चैप्टर आते हैं ये सारा आपका किसमें है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि अगर हम लोग पार्ट 1 में बात करते हैं तो पार्ट 1 के इतने चैप्टर ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं है, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात चल रही है, वो इस साल के सेशन में चेंजिंग हो गई है। दूसरा, ये आपके जो चैप्टर है ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अब बात करें जरा, ये तो मैंने सिर्फ 12th बोर्ड की बात की, अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, आई मीन जेई और नीट की। हाँ, तो सारे चैप्टर, आई मीन ये सारे चैप्टर आपके इन दोनों ही सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन बोर्ड के लेवल सर 1-2 लेवल ऊपर। तो क्या है, ये आपका 12th बोर्ड का मैंने अभी सिलेबस लिखा। अभी अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की, तो उसमें क्या है, इन्हीं चैप्टर को लिफ्ट करके, आई मीन और एक लेवल ऊपर जाके इनको बताया गया है। केवल इंजीनियरिंग मेडिकल में 12th के नहीं, 11th के भी क्वेश्चंस, 11th का भी सिलेबस कवर किया गया। हाँ, महाराष्ट्र सीईटी में कुछ चीजें स्पेसिफाइड है, 11th के कंप्लीटली चैप्टर नहीं है लेकिन 12th के कंप्लीटली है। लेकिन अगर हम लोग ऑल ओवर आईआईटी जेईई मेंस मेडिकल नीट की बात करते हैं तो वहां पर कंप्लीटली सारे चैप्टर 11th के और 12th के इंक्लूडेड है, और वहां से कुछ ना कुछ आता ही है और अच्छे लेवल पर आता है। तो अगर हम लोग आपको बुक की बात करें, बुक भी समझ लो, अगर आपको सिर्फ बोर्ड लेवल पर पढ़ना है, अगर आपको सिर्फ बोर्ड लेवल पर पढ़ना है तो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक पढ़ लो, सफिशिएंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल निकालना है तो फिर आपको कुछ स्पेसिफाइड बुक्स की जरूरत पड़ेगी। मैं सबसे पहले बोर्ड के बाद महाराष्ट्र सीईटी की बात करता हूं। जब आपको महाराष्ट्र सीईटी की जरूरत पड़ेगी तो उस केस में अब आपके पास 2 पब्लिकेशंस की बुक अच्छी है जो कि हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। एक तो अरिहंत का आप कोई भी बुक ले लो, उसमें लिखा होगा MHT CET अरिहंत पब्लिकेशन, वो फिक्स है। तीनों सब्जेक्ट का ले लो, सफिशिएंट है, उसको कर लो, अच्छे से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही एक और पब्लिकेशन है हिमालय पब्लिकेशन, आप हिमालय पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, वो भी आपको कन्वीनियंट हेल्प देगा, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईआईटी जेईई और मेडिकल की बात करनी है तो वहां पर इस लेवल में काम चलने वाला नहीं है, फिर आपको कुछ स्पेशल चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, आपको लेक्चर को लिफ्ट करके पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अच्छे से चीजों को गेन नहीं कर पाएंगे और वहां पर क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, जब भी हम लोग कॉम्पिटिशंस की बात करते हैं तो उसमें एक्चुअली देखा जाए तो सिलेबस सेम है, सिलेबस का कोई खास भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है यहां पर आपको लाइन टू लाइन या डेफिनेशन टू डेफिनेशन क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वहां पर उसी क्वेश्चंस को ऐसा ट्विस्ट करके डालेंगे
कि आपको ऑप्शंस में मैच कराना आपके लिए परेशानी क्रिएट कर देगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ लेवल का जो है चेंजिंग बता रहा हूं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो हाँ, अगर आप लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात कर रहे हैं तो एक चीज समझ लो, अगर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने के लिए आपको 2-3 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। एक आपका है ओपी टंडन, बहुत फेमस बुक है, हर जगह मिलती है, और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप यहीं से स्टडी कर लेते हो तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहां से आपका काम ओके हो जाएगा। या फिजिकल ओपी टंडन के साथ फिजिकल केमिस्ट्री में आप आरसी मुखर्जी भी ले लो। आरसी मुखर्जी कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस है, आरसी मुखर्जी कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस है, आरसी मुखर्जी आपका कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस है। तो उस केस पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये दोनों बुक्स बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन अगर हम लोग यही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छी बुक की अगर हम लोग बात करें तो फिर वो है एमएस चौहान। एमएस चौहान की अगर आप बुक ले लेते हैं और इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अगर एमएस चौहान थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एक बुक और है हिमांशु पांडे। तो आप ये दोनों बुक्स पढ़ के ऑर्गेनिक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल की तो बात हो गई, ऑर्गेनिक की भी बात हमने कर ली, अब बारी आती है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी, मींस जो छोटी सी बुक आती है ना आपके टेक्स्ट बुक के जैसी है। आप अपने बोर्ड की बुक पढ़ लो और इसके साथ एनसीईआरटी पढ़ लो। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आने लगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस कोई भी एक ऐसी बुक जो आपको उसकी लैंग्वेज को समझने में हेल्प करे। कहा तो ये जाता है कि जेडली की बुक ले लो, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन जेडली की बुक पढ़ना बहुत अच्छी है, नो डाउट, उसमें कोई इफ और बट नहीं है, बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन वो लेंदी है थोड़ा सा। तो होता क्या है, बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, और जब बोर हो जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसमें आप और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे एक तो एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, इसको अगर आप छोड़ दोगे तो फिर एग्जाम के क्वेश्चंस को मैच कराना, उसके सिलेबस को मैच कराना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी तो फर्स्ट बेस कंपलसरी है सभी के लिए, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। एनसीईआरटी के चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में प्रेजेंट वर्ड का मतलब ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से मार्क को गेन कर लेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तो एनसीईआरटी है, दूसरा आपको अगर लेनी है तो जेडली ले लो, लेकिन जेडली थोड़ी सी लेंथी है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसका भी ऑप्शन क्या है, इसका भी ऑप्शन है जीआरबी बुक की आती है, जीआरबी पब्लिकेशन का नाम है और बुक का नाम तो ओपी टंडन ही है, तो आप ये भी ले सकते हैं। जगदम्बा सिंह भी एक व्हाइट कलर की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुक्स का क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया। ये बात थी किसकी, 12th बोर्ड की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की और सीईटी की, जो कि हमने आपको सारा एक साथ ही बता दिया। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ 12th लेवल पर चीजों को मैंने अभी सिलेबस में यहाँ पर लिखा है, बट 11th के बहुत सारे चैप्टर क्या, हम अगर बात करें बहुत सारे चैप्टर्स की, तो कुछ चैप्टर महाराष्ट्र सीईटी में आते हैं, लेकिन अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आते हैं, और जिसमें मोल कंसेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस को मेंटेन करता है अकेली दम पर। मोल कंसेप्ट हुआ, पीरियोडिक टेबल हुआ, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करती हैं। तो सिलेबस से रिलेटेड अभी हमने आपको थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स बताए किस तरीके से आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं ट्रैक की, अब ट्रैक का मतलब क्या है, मान लो आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल में आपके केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा,
आप किसी कोचिंग क्लास में इन्वॉल्व हैं तो वहां पर मान लो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। स्कूल में अगर आप हैं, मान लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, ठीक है, और अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं तो होता क्या है, बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि एक चैप्टर तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर हम लोग सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो मान लेते हैं आपने कोई इक्विलिब्रियम चैप्टर उठा लिया, ठीक है, अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर उठा लिया और आपके क्लास में सॉल्यूशन चल रहा है और स्कूल में केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, तो होगा क्या, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं होगा। क्योंकि उसका भी रीजन समझ लो, मैं अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे बाकी भी तो सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स होगा, मैथ होगा, बायोलॉजी होगा, और सारे सब्जेक्ट का ये ऐसे मगजमारी बन गई होगी। तो तीन टोटल 9 चैप्टर आपको पर डे एक ही बेस पे पढ़ना थोड़ा सा आपके लेवल पर टफ है। टफ इसलिए आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है। तो क्या है, सबसे अच्छी प्लानिंग क्या होती है कि स्कूल में जो चल रहा है वो चल रहा है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो क्लास में चल रहा है, आई मीन जो इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आप अपनी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करना है, मान लो आपके केमिकल काइनेटिक्स आपका स्कूल में चल रहा है, ठीक है, आप उसको टाइम दो, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके क्लासेस में अगर सॉल्यूशन चल रहा है तो आप घर पर भी सेल्फ स्टडी सॉल्यूशंस की ही करो, उसी की चीजों को गेन करो और उसी की चीजों को एक लेवल के ऊपर सॉल्व करो, तो आपको बहुत कुछ हेल्प होगी। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका टाइम भी बचेगा और टाइम टाइम पर उनके एग्जाम भी देते रहो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके अपनी सारी टारगेट को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो ये तो बात चल रही थी अभी, सारा जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन था, बहुत सारे बच्चों के कॉल आए, उन्होंने हमें बताया कि सर इस तरीके का कंफ्यूजन है, तो मेरे को लगा कि जैसे आपको भी बताने की जरूरत है, इसलिए मैंने बता दिया, हालांकि आप लोगों की डिमांड नहीं थी। तो अगर सब कुछ बातें समझ आ गई हो तो फिर हम लोग आगे कुछ बात करते हैं, और अगर समझ नहीं आई हो तो फिर हम लोग इसी बात को फिर से एक दो बार डिफरेंट तरीके से समझते हैं। अभी तो हम लोगों के पास टाइम ही टाइम है, लॉकडाउन में तो हम लोगों को कहीं जाना नहीं है, तो बट हो क्या है क्या वो भी समझ लो, सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, क्योंकि मार्केट खुले नहीं है, बुक्स भी नहीं है, तो बहुत सारी पीडीएफ बुक्स है, ग्रुप में शायद बुक्स का लिंक डाला हुआ है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के मटेरियल का भी लिंक डाला हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड करके चैप्टर वाइज करना है। ऐसा नहीं कि आज ये उठा लो, कल वो उठा लो, फिर परसों वो कर लो, मजा नहीं आ रहा है, नींद आ रही है, वो सारी चीजें अगर करोगे तो सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, जिस चैप्टर को उठाते हो उसको फाइनल टच दे दो, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको फाइनल टच दे दो। और हाँ, एक चीज और आपसे आई मीन रिक्वेस्ट मानो या गुजारिश मानो, वो आपके भले के लिए है। आपके भले के लिए ये है कि कभी भी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं। फिर से समझ लो, कभी भी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो क्वेश्चन उधर से ही आएगा, ये एकदम गांठ बांध लो, क्योंकि जो एग्जाम में आता है वो हमको नहीं आता, आई मीन आपको नहीं आता, और वो आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है। तो जिस किसी भी सब टॉपिक पर आपको डिफिकल्टी है, जिस किसी भी सब टॉपिक को आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, समझ लो क्वेश्चन वहीं से आने वाला है और आपको वो पढ़ना ही है। अगर आप छोड़ देते हैं, समझना ध्यान से, अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। देखो बेटा ध्यान से, मैं जरा इसको रब कर देता हूं, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं जो कि 90% बच्चों के साथ यही होता है। देखो जरा ध्यान से समझना चीजों को। मैंने क्या किया, मैंने केमिस्ट्री की बात करूंगा, बेसिकली मेरे को केमिस्ट्री आती है इसलिए उसी की बार बार बात करता हूं। आपको तीनों सब्जेक्ट फॉलो करने हैं। केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर है, ऐसा मान के चलते हैं, मान के नहीं चलते, फिक्स है, एक आध चैप्टर ऊपर नीचे क्लासिफाई कर दिया गया है, और 30 चैप्टर से 30 क्वेश्चन आने हैं, ये भी डिसाइडेड है, एकदम डिसाइडेड है। अब आपके पास टोटल 30 चैप्टर है, ध्यान से समझना, टोटल आपके पास 30 चैप्टर है, और आप मान के चलते हैं कि एक चैप्टर से एक टॉपिक आपने छोड़ दिया और 30 से एक एक छोड़ दिया, क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ तो टफ होता ही है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एकदम इजी हो, हम लोग बहुत इजीली कर लें, कुछ टॉपिक को समझने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हर एक चैप्टर में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ समझने में प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ याद करने में प्रॉब्लम रहती है, होता है ऐसा है। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल है, पता पड़े आपको वो डिफिकल्टी लेवल आप नहीं समझ पाए, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बाकी के स्टूडेंटों की बात कर रहा हूं मैं, अब दिमाग में क्या चल रहा है
कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, है ना, बाकी तो हम लोग चैप्टर हमने कर लिया, ठीक है, क्या होगा अगर एक चैप्टर इस टॉपिक से आ गया तो एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा दिमाग में कंसेप्ट रहता है, सबके रहता है, जो पढ़ते हैं उनके में होता है। अब जो नहीं पढ़ता उनके में कुछ नहीं होता है, वो भी समझ लो, जो नहीं पढ़ेगा उसके में क्या होगा, कुछ नहीं। तो जो पढ़ेगा उसके में ये चीजें रहती ही है वो, और उसने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसको लगा कि नहीं ये वाला टॉपिक बहुत टफ होने वाला है, ये मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे मान के चलता हूँ। और सपोज उसने वो टॉपिक छोड़ दिया और अगर उसने हर एक चैप्टर में वही काम कर दिया, अगर उसने हर एक चैप्टर में वो एक एक टॉपिक छोड़ दिया और पता पड़े केमिस्ट्री के एग्जाम में हर एक वही क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा, जो आपने छोड़ा, क्योंकि वही टफ है, इजी नहीं है चीजें। तो अगर आपने वही टॉपिक छोड़ दिया तो क्या होगा, तो बस कहानी खत्म, एग्जाम फ्लॉप, फिर आप नहीं कर पाएंगे। अब जब नहीं कर पाएंगे तो डिफीट कर जाएंगे। देखो प्लानिंग तो पूरी थी, पूरा टाइम पढ़ाई की, पूरे साल पढ़ाई की, लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ, नथिंग एल्स, रिजल्ट जीरो। तुम लोगों ने देखा होगा, एक मैं और अच्छी बात बताता हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा 10th क्लास में जब आप लोग पढ़ते हैं, पता पड़े 95% आए हैं बच्चों के, 99% आए हैं। अगर 100% की बात करते हैं, पता पड़े 95% बच्चों के नंबर 95 और 99 के बीच में वर्क कर रहे हैं। और ये बात सही भी है, आज के टाइम में ऐसा ही होता है। 100 बच्चों का अगर आप देखो और 90 बच्चों से बात करो तो 90 बच्चों के नंबर एकदम 90% के ऊपर होंगे। अब अगर उन 90 बच्चों के नंबर 90% के ऊपर हैं तो इसका मतलब सारे बच्चे जीनियस हैं, सिंपल सी बात है ना, जीनियस, सारे बच्चे जीनियस हैं। आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जीनियस हैं, लेकिन जब वही बच्चे आईआईटी और मेडिकल के एग्जाम में बैठते हैं तो क्या उनका रेशियो इतना रहता है, 100 बच्चे बैठे, पता पड़े 99 बच्चे जो है एकदम सिलेक्टेड हो गए, 99 बच्चों का रैंक तो बहुत अच्छा आया, बट ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। अब देखो मैं आपको एक लंबी प्लानिंग बताता हूं, मान लेते हैं 13 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठे, आईआईटी एग्जाम में बैठे, और 13 लाख में पता पड़े सिलेक्ट हो पाए 1.5 लाख, होता ही ऐसा, 2 लाख सिलेक्ट हो गए। लेकिन इसका मतलब क्या, बाकी के 12 लाख बच्चे एजुकेटेड नहीं है, बाकी के 12 लाख बच्चे जीनियस नहीं है, बाकी के 12 लाख बच्चे गधे हैं, क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब उन्होंने 95% लाए तो वही बच्चा सबसे आगे था, अब वही बच्चा आईआईटी एग्जाम में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, इसका रीजन है कि उनका लर्निंग मेथड उन्होंने प्रॉपर तरीके से फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो मैंने अभी आपको बताया, जो डिफिकल्टी उनको आई उन्होंने वही डिफिकल्टी छोड़ दी, और पता पड़े एग्जाम में वो सारी डिफिकल्टी आ गई, आधे से ज्यादा क्वेश्चन उनके गलत हो गए या आधे से ज्यादा क्वेश्चन उनको लीव करने पड़े, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, डिफीट आ गया। जब रिजल्ट में डिफीट आ गए तो हम लोग घर वाले क्या बोलेंगे उनको, अरे पढ़ता लिखता नहीं है, नालायक, कुछ नहीं करता, ऐसा बोलते हैं ना, सारे बोलते हैं। पड़ोसी भी कहेगा वो दिन दिन भर लगा रहता था, रात रात भर पढ़ता था, 24 घंटे में 48 घंटे की पढ़ाई करने वाला बच्चा, या खाएगा नहीं सोएगा नहीं पढ़ता रहेगा। लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या उसके साथ, उसने अच्छे से जो है मार्क गेन नहीं कर पाया, उसका रैंक नहीं आया, वो खुद भी उदास हो गया। क्यों उदास हो गया, बेचारा खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है, अपना लगा है बुक्स में पढ़ाई करने में, वीडियो देखने में, सर के अकॉर्डिंग्स काम करने में, सारा उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में डिफीट खा गया, उसकी रैंकिंग बहुत कम आई, बेचारा उदास है, वो जो चाहता था वो नहीं मिला। अब जरा उसका पीछे का बैकग्राउंड देखो, पीछे के बैकग्राउंड में उसके 99% है। अब 100 वैसे 99% नंबर लाना, 95% नंबर लाना जीनियस बच्चा ला सकता है, गधे बच्चे नहीं ला सकते। गधे मतलब गधा तो कोई नहीं होता, गधे का मतलब जो नहीं पढ़ता, टाइम वेस्ट करता रहता, दैट इज कॉल्ड गधा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 99%, 95%, 80% आपके नंबर आते हैं, इट मींस आप जीनियस हैं, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। तो एक चीज आप समझ लो, मैं फिर से आपको एक, ये गुरु मंत्र है,
ये गुरु मंत्र है, सारे आपको बताएंगे बेटा स्ट्रेटजी बनाओ, प्लानिंग करो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, टारगेट करो, एक दिन में इतना पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो। ये सब कहानी तो ठीक है, दुनिया जानती है। रोज यूट्यूब पे नए नए आ जाते हैं, स्ट्रेटजी फॉर 360, स्ट्रेटजी फॉर 720, अंडर 60 डेज हाउ कैन यू अचीव योर टारगेट, वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे लंबे लंबे टाइटल लिखते हैं ना, मजेदार, ऐसे लगता है ना दिखने में अभी अभी कुछ होने वाला है, ठीक है। और जब कुछ होने वाला है ऐसे लगता है, ऐसी फीलिंग आती है ना, तो बच्चा भी कहता है अरे एक बार देख लेते हैं, पता पड़े उनकी व्यू 4 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे व्यू हो रहे हैं, बच्चा फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, फॉलो करने के बावजूद भी क्या आप श्योरिटी दे सकते हैं कि वो बच्चा आप जो है बहुत अच्छी रैंक लाने वाला है? ऐसी श्योरिटी आप नहीं दे सकते। आप क्या, वो बच्चा नहीं दे सकता जो कर रहा है, वो टीचर नहीं दे सकता जो करवा रहा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता जो करवा रहा है, या जिसने ऐसी बड़ा सा चिट्ठा बनाया बड़ा सुंदर सा कि अंडर 15 days you can achieve your target, under 30 days you can achieve 720 out of 720, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे नए नए मैं देखता रहता हूँ, ऐसे ऐसे आते रहते हैं। तो बट क्या जिसने वो डाला वो इस बात को सिक्योर है? नहीं सिक्योर है, वो भी नहीं कह सकता। या जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो भी अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम वो कर लेंगे, हाँ बस एक रिदम चल रहा है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली जो मेन गलती है वो बच्चे समझ ही नहीं पाते। बच्चे क्या अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते, ये मैं आपको बता रहा हूँ एकदम, आप ये लाइन मार लो, लिख लो, गांठ लगा लो इस बात को। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, ये पॉइंट्स हर एक बच्चा हर एक टीचर्स नहीं बोलता, ना कोई मोटिवेशनल समझेगा और ना किसी को ये बात समझ आती है। ये उसी को समझ आएगी जो जितनी ज्यादा डीप स्टडी करेगा, जितनी ज्यादा प्लानिंग करेगा, जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसको ये बात समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। या अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो देखो, आप जो है पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कैसा आप कैसे चूज कर सकते हैं। आप क्या करो, आप एक कोई भी एक चैप्टर उठा लो, कोई भी जो आपको सबसे अच्छा आता हो, आप उस चैप्टर को पूरे दिन पढ़ो, पूरे दिन नहीं पूरे हफ्ते पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लो। और आप फिर एक बुक आती है 40 ईयर्स की, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सबकी आती है, उसमें 40 साल बैक के क्वेश्चंस दिए रहते हैं चैप्टर वाइज, एक साथ भी आता है चैप्टर वाइज भी आता है। आपने जो चैप्टर अच्छे से पढ़ा, आपको लगने लगा कि आप यू कैन डू, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका एक चैप्टर उठा लो जो भी आपने पढ़ा हो और उसके लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें 30-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 40 ईयर का मतलब एक एक क्वेश्चन पकड़ के चलो तब भी 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप उन 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब देखो कि 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने क्या वो 40 सही कर पाए? अगर आप कर लेते हैं देन यू कैन अचीव योर टारगेट। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हाँ, अब आपने जो 2 हफ्ते पढ़ा उसमें से आप अगर ये सोचें कि मैं एक टॉपिक छोड़ देता हूं और बाकी के तो मैं कर ही लूंगा, और फिर आप 40 इयर्स की बुक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो पता पड़े जो आपने टॉपिक छोड़ा है उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आए तो क्या होगा, डिफीट हो जाओगे, नंबर गलत हो जाएंगे, क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन फेल। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, दिन रात पढ़ने वाले बच्चा भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। तो एक चीज समझ लो, चैप्टर में कुछ छोड़ना नहीं है। सबसे इतनी देर समझाने का एक ही मतलब है मेरा, चैप्टर में आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो डिफीट वहीं खा जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी आप कोई भी चैप्टर फिनिश करते हैं तो उसको फुल कॉन्फिडेंस पे खत्म करो। आई मीन आपको ये लगना चाहिए कि अगर यहां से क्वेश्चंस आ गया तो हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर नहीं आएगा तो ठीक है देखेंगे, देखेंगे का कोई मतलब नहीं उधर। अगर देखोगे, आप क्वेश्चन देखोगे तो फिर एग्जाम आपको देखेगा, रिजल्ट भी फिर सब लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना। मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार, समराइज, सारा मेथड का समराइज। सिलेबस क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तीसरा पॉइंट, छोड़ने के बाद जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें पूरे चैप्टर में आपको जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने की गलती से भी नहीं करना। अगर कर दोगे, मान लो ठीक है एक चैप्टर छोड़ दिया, कर लो, ठीक है, तो फिर वो पूरा चैप्टर ही छोड़ दो। मान लो अगर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अब आयनिक इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आने वाला है, अगर आपको छोड़ना है तो वो पूरा चैप्टर ही छोड़ दो।
तो कम से कम एक क्वेश्चन रह जाएगा, आपके दिमाग में भी फिट हो जाएगी, चलो एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है, बाकी के 29 हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक वाइज छोड़ना शुरू कर दिया चैप्टर्स में तो आप गलती कर देंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आप, मैंने आपको क्या, हाँ, एक तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जिस टॉपिक पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि वहीं से क्वेश्चन आने वाला है जो आपको नहीं आता। हर एक बच्चे के लिए यही बात सही है। नेक्स्ट, कुछ भी चैप्टर में छोड़ना नहीं है। तीसरा, चैप्टर को तब तक नहीं फाइनलाइज करना है जब तक उसमें कॉन्फिडेंस ना आ जाए। ये 3 पॉइंट बना लो, हर एक चैप्टर की कॉन्फिडेंस आपके पास होगी और आपका एग्जाम और आपका मार्क दोनों ही बहुत अच्छे जाएंगे, आप बहुत खुश रहेंगे। हाँ, अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो वो चैप्टर ही छोड़ दो, ज्यादा बेटर है। 2 चैप्टर छोड़ दिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी के 28 कर लेंगे। 5 चैप्टर नहीं आते, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 25 क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 25 के अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 हो जाए 100, आपके 100 मार्क आ गए। और अगर 100 मार्क आ गए यू कैन अचीव, तो आप अपने टारगेट को 100 सब में आ गए तो 300 हो गए ना, तो आप सबको अचीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो छोड़ना है वो कंप्लीटली छोड़ दो, ऐसे शॉर्टकट में नहीं छोड़ोगे ये वाला टॉपिक खत्म है वो छोड़ दो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज की पूरी प्लानिंग समझ आ गई, क्या करना था हम लोगों को, प्लानिंग क्लियर है, आगे चले हम। ये सारा जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध दिन पढ़ाई नहीं होती, कोई बात नहीं, एक ही दिन में हम लोगों ने जो है IITian नहीं बनना है, एक ही दिन में हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कल से पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब ये मैंने आपको जो प्लानिंग बताई, इन प्लानिंग्स को आप कंटिन्यू पूरे साल कंटिन्यू रखना है। कब तक रखना है? जब तक आपको एग्जाम ना दे दें। और जब एग्जाम दे देंगे तो डेफिनेटली अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे और अपने एग्जाम को अचीव भी कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और अगर नहीं करोगे तो ठीक है, फिर नहीं करोगे तो नहीं करोगे, देखेंगे फिर क्या होता है। पढ़ना वैसे जैसे मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, लाइन टू लाइन पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लाइन टू लाइन पढ़ लो, पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, ऑप्शन सॉल्व कर लो, आपके पास जो भी बुक्स हो उससे सॉल्व कर लो। अगर नहीं है बोलो हमको, मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग अपने डिस्कशन पर चल रहे थे। हमने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था, क्या वो आप लोगों ने कंप्लीट किया? और अगर किया तो सेंड क्यों नहीं किया? थोड़े से सीरियस हो जाओ और थोड़ी सी हमारी बातों पे ध्यान दो, तो आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिलने वाली है। नहीं दोगे तब भी हेल्प मिलेगी, हेल्प देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप अपने टारगेट से उतना ही पीछे होते चले जाएंगे और आफ्टर दैट आपके पास टाइम कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम कम होगा तो फिर आप पर ही बर्डन बनता चला जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आफ्टर जो भी आपका हेड होगा, जो भी आपका गार्डियन होंगे, वो तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों बेटा कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, ऐसे ऐसे करेंगे। तो जब आपकी जो है कंप्लीट तैयारी नहीं होगी तो आप कैसे कर पाएंगे, दिक्कत होगी। तो अभी टाइम है, आप लोग चीज़ों को कंटिन्यू करो और असाइनमेंट को खास तौर से बहुत ध्यान रखो। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसमें शायद 25-26 क्वेश्चन है, अगर आधे भी करते ना सब लोग तब भी सफिशियंट था। 15 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे ना तो आपको एकदम टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने ऐसा आपको असाइनमेंट दिया, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आपको अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। किसी को कोई डाउट्स हो, कोई शंका हो तो हमको पूछ ले, बट जो मैंने असाइनमेंट दिया उसको कंप्लीट करें, ठीक है बेटा। और हमें एक चीज बताओ, आज के लेक्चर में कुछ सीखने को मिला, कुछ नया मिला आपको, एकदम अंदर से एनर्जी आई कि यस वी कैन डू, हम आज एकदम फोड़ देंगे? हाँ, जैसा जोश आज आया ना, जैसा जोश आज आया, अब ये जोश कंटिन्यू बरकरार रखना। कब तक? जब तक एग्जाम ना हो जाए। अगर जोश उतर गया तो एग्जाम भी उतर जाएगा, ठीक है। तो बेटा बस यही मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कभी भी सबके पास नंबर है, ग्रुप में है, अगर आपको कभी भी लगे कभी भी कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कभी कभी नहीं उठा पाऊंगा तो उस बात की टेंशन नहीं लेना, बाद में रिप्लाई भी कर दूंगा, या आप कई बार भी कर सकते हैं, ठीक है। या कोई अगर पर्सनल है तो आप मैसेज भी कर दो, मैं पढ़ के इसको रिप्लाई भी कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, आपके भले के लिए आपसे जो भी टीचर बोलते हैं, जो भी गार्डियंस बोलते हैं, सब समझदार हैं, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो आप उनकी चीज़ों को फॉलो करो। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ही कहीं ना कहीं आप सबको साथ शेयर किया होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग मिलते हैं कल, और कल हम लोग पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे कल? कल हम लोग राउल्स लॉ के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर विल बी फिनिश। ठीक है बेटा, चलो ओके बाय, डन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, टेक केयर।